वेरी हैप्पी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग Hey there. मेटलर्जी चैप्टर Subscribe to my channel और उस and also press this bell icon. डेफिनेशंस बताया था दैट इज मेटलर्जी क्या होता है, मिनरल क्या होता है, ओर्स क्या होता है, गैंग पार्टिकल क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है। तो ठीक है, तो कल बताए गए टॉपिक में से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द मिनरल एंड द ओर्स, और सेकंड था जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको ओर्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ओर्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जो मैंने आपको ओर्स लिख के दिया है वो सभी ओर्स का एग्जाम्पल आप लिख के फॉर्मूलेज को याद करेंगे। और उसके बाद मैं सेकंड तरीका जो आपको बताया था कि अर्थ क्रस्ट से खुदाई करके, माइनिंग करके मेटल को प्राप्त करना और फिर उसको प्यूरिफिकेशन करके मार्केट तक पहुंचाना, ये टोटल वहां तक पहुंचाने में, मार्केट तक पहुंचाने में आपको 5 स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेगा। 5 स्टेप्स क्या था? पहला था आपका पल्वराइजेशन, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे पल्वराइजेशन में, हम लोग जो बड़े बड़े चट्टान थे, रॉक्स थे, जो अर्थ क्रस्ट से खुदाई करने के बाद मिल रहा था, उस बड़े बड़े चट्टान को हम लोग पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए थे, इसी को हम लोग पल्वराइजेशन कहे थे। सेकंड क्या था हम लोग का? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन में हम लोग क्या किए थे कि इस पाउडर ओर में से सिर्फ गैंग पार्टिकल को, इम्प्यूरिटीज को, कंकड़ पत्थर को निकाल के बाहर कर रहे थे। थर्ड क्या करेंगे? जब इम्प्यूरिटीज हम लोग का निकल जाएगा, गैंग पार्टिकल हट जाएगा, तो अब इस प्योर ओर को हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड फॉर्म। फिर क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में उस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, मतलब रिडक्शन कर देंगे। और फिफ्थ क्या कर देंगे? लास्ट में, फाइनल में जो भी बचा कुचा इम्प्यूरिटीज होगा उसको, इम्प्यूरिटीज को हटा देंगे, मेटल को रिफाइन कर देंगे, और तब जाके उसको मार्केट में हम लोग सेल करेंगे, या कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग बाई या सेल करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग फर्स्ट स्टेप दैट इज पल्वराइजेशन तो समझ गए हैं कि बड़े बड़े चट्टान को निकालकर पाउडर के फॉर्म में कर दिए। सेकंड क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया? गैंग पार्टिकल को रिमूव करो, किसमें से? पाउडर्ड ओर में से। और इसको करने का दो तरीका मैंने आपको बताया, या तो मशीन का हेल्प लो, या फिर आप वहां कोई बाहर एजेंट डाल के, बाहर से कोई रिएजेंट डाल के वहां से गैंग पार्टिकल को हटाओ। अगर मशीन के हेल्प से आप गैंग पार्टिकल को हटा रहे हो ओर्स में से, तो इसको तुम फिजिकल सेपरेशन कहते। और ये फिजिकल सेपरेशन 3 तरीके से किया जाता है, आइदर बाय द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और फ्लोटेशन मेथड। तो बड़े ध्यान से सुनते जाना, चैप्टर बहुत इजी लगेगा। अगर आप मेरी बातों को नहीं सुनेंगे तो चैप्टर बेवजह टफ हो जाएगा, जो है नहीं, आपके बेवकूफी से वो टफ हो जाएगा। तो बड़े गौर से सुनते चलना। आज हमारा गोल, आज हमारा एम, आज हमारा मकसद है कचरे को निकाल कर बाहर करना, इम्प्यूरिटीज को निकाल के बाहर करना, बोले तो गैंग पार्टिकल को निकाल के बाहर करना। उसको करने के लिए आज हम ये जो तरीका अपना रहे हैं उसको हम लोग कह रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब चलो देखो, सब कुछ इसके नाम में लिखा हुआ है। अब नाम में क्या लिखा हुआ है, पहले ये आपको बता देते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या आता है। बस इससे एक ही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बहुत डिटेल में जाने का जरूरत ही नहीं है यार। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि ये तरीका किस ओर के लिए किया जाता है। तो आपको बस एक लाइन में याद रखना है कि ये तरीका ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है, ये कार्बोनेटेड ओर और ऑक्साइड ओर के लिए किया जाता है। तो मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिख देता हूं कार्बोनेटेड ओर का, और यहां पर मैं क्या करता हूं कि कुछ एग्जांपल लिख देता हूं ऑक्साइड ओर का। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो क्या आपको कार्बोनेट दिख रहा है? हाँ जी, तो ये आपका कार्बोनेटेड ओर है। MgCO3 मैग्नेसाइड, क्या यहाँ कार्बोनेट है? तो ये कार्बोनेटेड ओर है। उसके बाद CaCO3 डॉट MgCO3,
दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं डोलोमाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया इसका फॉर्मूला डोलोमाइट। तो आप देख सकते हैं सभी में कार्बोनेट है, और इस कार्बोनेट से हम लोग मेटल कैल्शियम या मेटल मैग्नीशियम, मेटल कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं हाई परसेंटेज में और आसानी से। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कार्बोनेटेड ओर है। इधर चलो Fe2O3, इसको तो तुम क्लास 10th में भी पढ़े हो, इसी को तो हम लोग हेमाटाइट कहते हैं। Fe3O4, इसी को तो हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। Al2O3, इसी को तो हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। आप इसमें से आयरन मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, आप इसमें से एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी कम मेहनत में और ज्यादा मात्रा में, ज्यादा परसेंटेज में, और इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑक्साइड ओर है और ये कार्बोनेटेड ओर है। तो इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये तरीका सिर्फ उन ओर के लिए किया जाता है जो या तो कार्बोनेटेड ओर हैं या तो ऑक्साइड ओर हैं। मतलब मेटल के साथ या तो कार्बोनेट जुड़ा हुआ है या तो मेटल के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है। और ये मैंने आपको यहां पर कुछ एग्जांपल लिख के दे दिया है। तो आओ समझते हैं कि इसका क्या होता है। मैकेनिज्म कहीं नहीं पूछेगा, बहुत पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि ये तरीका कहां किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं जवाब देता हूं कि जिस बर्तन में, जिस एपरेटस में ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है उसका नाम है विलफ्लेटेबल। इसका डायग्राम मैं यहां पर बना चुका हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो विलफ्लेटेबल में इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। कैसे होता है आइए समझते हैं। ये जो ग्रेविटी लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसका मतलब है, इसका पूरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को दूसरे शब्द में हम लोग डेंसिटी कह सकते हैं। तो समझना बात को, और गैंग पार्टिकल जब स्पेसिफिक ग्रेविटी में, अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी में मतलब डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण से जब और गैंग पार्टिकल को सेपरेट कर दिया जाएगा by the help of water, then this process is known as the gravity separation method और hydraulic washing। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरा वर्ड, 3 वर्ड को जोड़ दो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम्हारा मीनिंग तुम खुद ब खुद बोलने लगोगे। जहां ग्रेविटी लिखा हुआ है वहां बोल देना स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी। सेपरेट और गैंग को सेपरेट करना है। बेसिकली हम लोग को कचरे को ही तो निकाल के बाहर करना है, तो सेपरेट करना है गैंग पार्टिकल को और में से। और ये हाइड्रोलिक का मतलब होता है वॉशिंग। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से, अंतर होने की वजह से गैंग पार्टिकल को सेपरेट कर देना पाउडर्ड ओर में से by the help of water. Now this process of separation of gang particle from the powdered ore is known as the gravity separation method और hydraulic washing। ये तरीका हम तब करेंगे जब गैंग पार्टिकल हल्के होंगे, मतलब डेंसिटी वाइज, लाइटर डेंसिटी वाइज कम होंगे, लेस डेंसिटी वाले होंगे। कौन? कचरा, ग्रेविटी, आपका गैंग पार्टिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा उनका? कम होगा। और पार्टिकल का स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तब करना। तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि गैंग पार्टिकल हल्का है और पार्टिकल भारी है? तो ये चीज ये वहां मिलता है जहां कार्बोनेटेड ओर है और ऑक्साइड ओर है। स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये रिसर्च बेसिस करके देखा गया है। ये मेरे और आपके सिर्फ कह देने से और सुन लेने से नहीं होता है, इसके पीछे लॉजिकली एक्सपेरिमेंट किया गया है, रिसर्च किया गया और तब वहां देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि कार्बोनेटेड ओर और ऑक्साइड ओर जो होते हैं वो अपने गैंग पार्टिकल से ज्यादा डेंसर होते हैं, उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होता है। तो गैंग पार्टिकल और आपका पाउडर ओर दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी में अंतर है, डेंसिटी में अंतर है, और इसीलिए हम लोग ये तरीका कार्बोनेटेड ओर और ऑक्साइड ओर के लिए यूज करते हैं टू सेपरेट देम फ्रॉम देयर गैंग पार्टिकल। करते कहां है? विलफ्लेटेबल में। अब करते कैसे हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, ऐसा जो इंक्लाइन प्लेन आपको दिख रहा है, इस इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ एक ये कंटेनर है जहां पर आपका पाउडर ओर आपने डाल दिया है। फर्स्ट स्टेप में आपने तो पाउडर ही किया था, तो पाउडर ओर विथ वाटर आपने डाल दिया है। पाउडर ओर को जब वाटर के साथ मिला देंगे स्टूडेंट तो एक घोल जैसा बन जाएगा, सेमी सॉलिड टाइप का बन जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं स्लरी, घोल जैसा बन जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें तेज धार, पानी का तेज धार पास करवा रहे हैं, पानी का तेज धार पास करवा रहे हैं। तो पानी का तेज धार पास करवाने से क्या होगा? गैंग पार्टिकल तो हल्के हैं, तो इसीलिए वो आपका क्या होंगे, ये कंटेनर के अपर सरफेस पर आ जाएंगे। जैसे ही आपने तेज धार पानी पास करवाया, क्या किया? पहले
बर्तन लिया, उसमें पाउडर ओर डाल दिया, अब पाउडर ओर डाला, पानी भरना शुरू किया, तेज धार पानी पास करवाना शुरू किया, तो गैंग पार्टिकल कैसे हैं? हल्के फुल्के हैं, इसीलिए वो तैरते हुए पानी के ऊपर सरफेस में आ जाएंगे। और कार्बोनेटेड और ऑक्साइड और कैसे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वह कहां चले जाएंगे? डेंसर होने के कारण से कंटेनर के बॉटम में और है, और हल्के फुल्के होने के कारण से आपका जो गैंग पार्टिकल है वो यहां पर फ्लोट करना शुरू कर दिया। तो व्हेन यू पासेस या when you supply agitate a strong beam of water, आप तेज धार पानी पास करवा रहे हैं, तो गैंग पार्टिकल ऊपर आ गया और फ्लो करना शुरू किया। यहां पर एक बेड लगा हुआ है, इस बेड में गैंग पार्टिकल जाके फंसते चले जाएंगे। आप तेज धार पानी पास करवा रहे हो, गैंग पार्टिकल ऊपर आते जा रहे हैं, पास होके नीचे गिर रहे हैं, इस बेड में जमते चले जा रहे हैं। और जिस समय यहां पर हम लोग यहां से गैंग पार्टिकल को हटाते जाएंगे या वाटर से ये अपने आप हटते भी चला जाएगा, जिस समय हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि गैंग पार्टिकल अब ना के बराबर जम रहा है, नहीं निकल रहा है, उस समय हम ये प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, और जो मेरा नीचे कंटेनर में बचा हुआ जो ओर है वो पाउडर ओर प्योर फॉर्म में है। तो ग्रेविटी सेपरेशन में डिफरेंस होने की वजह से वाटर पास करवा के पाउडर ओर और गैंग पार्टिकल दोनों को सेपरेट कर देना, इसी को कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। इसमें ये उसी ओर के लिए किया जाता है जो या तो कार्बोनेटेड ओर होंगे या तो ऑक्साइड ओर होंगे। क्यों? लॉजिक आपको पूछता है आपसे क्यों किया जाता है, क्योंकि कार्बोनेटेड ओर जो होते हैं वो हेवियर होते हैं और उसके गैंग पार्टिकल जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, और इसीलिए कार्बोनेटेड ओर और ऑक्साइड ओर को इस तरीके से अलग किया जाता है उनके गैंग पार्टिकल से। और जिस एपरेटस में किया जाता है उनका नाम है विल्फले टेबल। इसका मैंने डायग्राम बना दिया और मैकेनिज्म समझा दिया। तो ये था स्टूडेंट ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग गैंग पार्टिकल को उसके ओर्स में से सेपरेट करने का दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। हर कुछ नाम में लिखा हुआ है और इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कोर्स के लिए आप ये मेथड अप्लाई करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। अगर इससे ज्यादा कुछ आप अपने मन से रिसर्च कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट फिर भी मैं मैकेनिज्म यहां डिस्कस कर दे रहा हूं। देखो, सेपरेशन का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे कि तुम क्या सेपरेट करना चाह रहे हो। गैंग को सेपरेट करना चाह रहे हो उसके पाउडर्ड ओर में से, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जब ओर्स या फिर गैंग पार्टिकल दोनों में से किसी एक के पास मैग्नेटिक नेचर होगा और उनके मैग्नेटिक नेचर में डिफरेंस होने के कारण से जब ओर और गैंग पार्टिकल को अलग कर दिया जाए तो ऐसे मेथड, ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैग्नेटिक नेचर में डिफरेंस होने की वजह से ओर पार्टिकल और गैंग पार्टिकल को एक दूसरे से सेपरेट कर देना। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर is known as the magnetic separation method, and the other name of magnetic separation method is electromagnetic separation। आइए अब इसमें क्या कहता है कि जरा देखिए लाइन में क्या लिखा हूं मैं, डिफरेंस इन द मैग्नेटिक नेचर, मतलब ओर और गैंग पार्टिकल दोनों में मैग्नेटिक नेचर में डिफरेंस होगा। कहने का मतलब एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो दोनों के अट्रैक्शन में, दोनों के मैग्नेट से इंटरैक्शन में डिफरेंस आ रहा है और इसी वजह से हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर देंगे। अरे ये तो वही बात हो गया ना कि जैसे किसी स्कूल में, जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे किसी कॉलेज में स्टूडेंट एडमिशन लिए तो अब उनको क्लास में बैठाना है तो जेंडर के बेसिस पर बॉयज और गर्ल्स स्टूडेंट को अलग कर दिया गया। यहां भी तो वही बात है, मैग्नेटिक नेचर में डिफरेंस की वजह से ओर और गैंग पार्टिकल को अलग कर दिया गया। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज नोन एज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब देखो स्टूडेंट, इसमें अब यहां पर मैं एक चीज और लिखा हूं, मैं बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि या तो मैग्नेट में, या तो ओर्स में मैग्नेटिक नेचर होगा या तो गैंग में मैग्नेटिक नेचर होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है या ऐसा कहीं नहीं होता है कि ओर्स में ही मैग्नेटिक नेचर होगा और गैंग पार्टिकल वो नॉन मैग्नेटिक नेचर का नहीं होगा। ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी एक, किसी भी एक के पास मैग्नेटिक नेचर होगा। जैसे मैं ले रहा हूं SnO2, टिन मेटल है ना यहाँ पर, SnO2, इसको हम कहते हैं कैसीटेराइड, इसका नाम है कैसीटेराइड,
टिन स्टोन भी कहते हैं। तो टिन स्टोन अगर लोगे तो वो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा, और अगर उसका इंप्यूरिटीज लोगे उल्फ्रामाइड तो ये आपका मैग्नेटिक नेचर का होगा। तो देखो यहां पर ओर्स नॉन मैग्नेटिक है लेकिन उसके गैंग पार्टिकल मैग्नेटिक नेचर के हैं। अच्छा, ये एग्जांपल को नहीं समझ के ये एग्जांपल को समझो। अगर आप क्रोमाइड ओर लोगे तो क्रोमाइड ओर मैग्नेटिक नेचर का होगा और उसका इंप्यूरिटीज और गैंग पार्टिकल जो है वो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, ऊपर वाले एग्जांपल में ओर नॉन मैग्नेटिक है लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में ओर जो है आपका मैग्नेटिक है। अच्छा, ऊपर वाले एग्जांपल में गैंग पार्टिकल मैग्नेटिक है लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में गैंग पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक है। तो ओर चाहे गैंग पार्टिकल दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक नेचर का हो सकता है, लेकिन जब दोनों के मैग्नेटिक नेचर में डिफरेंस होने के कारण से एक दूसरे को सेपरेट कर दोगे तो वो कहलाएगा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब देखो होता क्या है, मैं यहां पर एक डायग्राम बनाया हूं जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आइए समझते हैं इस डायग्राम में क्या होता है। मैंने इस कंटेनर में पाउडर ओर ले लिया और पाउडर ओर को मैं यहां पर इस फनल शेप कंटेनर में मैं यहां पर गिरा रहा हूं, है ना। जो फनल शेप ट्यूब दिख रहा है इसमें मैं पाउडर ओर को इनपुट कर रहा हूं, ठीक है। पाउडर ओर मेरा यहां पर आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये मैं व्हील को रोटेट करवाऊंगा और इस व्हील में जो ये एक व्हील है ये नॉन मैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन ये जो दूसरा व्हील है ये मैग्नेटिक नेचर का है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप इस व्हील को रोटेट करवा रहे हो, इसीलिए इलेक्ट्रो आया। और एक व्हील, कोई दोनों में से कोई एक व्हील में मैग्नेटिक नेचर होगा तो इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने पाउडर ओर को यहां पर डाला तो ये दो व्हील जो है, ये दो व्हील रोटेट करता है बाय द हेल्प ऑफ अ बेल्ट। इसके ऊपर लेदर बेल्ट लगा हुआ है, लेदर बेल्ट लगा हुआ है। अब इस लेदर बेल्ट के ऊपर आपने पाउडर ओर डाल दिया तो वो यहां से दोनों पाउडर ओर और गैंग पार्टिकल दोनों यहां से आगे मूव करते हुए आएगा। और अब क्या होगा कि जिस किसी में मैग्नेटिक नेचर होगा वो यहां इस बेल्ट के ऊपर चिपक जाएगा और स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन जिसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं होगा वो बस वहां पर उस सरफेस पे बैठा हुआ रहेगा। तो जैसे ही आप ये किनारे की तरफ आएगा तो जिसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से दूर चला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से दूर चला जाएगा। लेकिन जिसमें मैग्नेटिक नेचर होगा वो स्टिक होता हुआ, चिपकता हुआ नीचे की तरफ आएगा और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एकदम नीचे, व्हील के नीचे एकदम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आके गिरेगा। लेकिन जिसमें मैग्नेटिक नेचर नहीं होगा, नॉन मैग्नेटिक होगा, वो चिपका हुआ नहीं रहेगा, बस यूं ही बैठा हुआ रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से ये दूर आके गिरेगा। तो इस तरीके से जिसमें मैग्नेटिक नेचर हुआ वो जस्ट उसके नीचे गिरा, मैग्नेटिक नेचर जिसमें नहीं था वो दूर जाके गिरा। तो ओर और गैंग पार्टिकल को दोनों हम लोग सेपरेट कर लिए। तो मैग्नेटिक नेचर में डिफरेंस होने की वजह से जब हम ओर और गैंग पार्टिकल को अलग करते हैं तो ये कहलाता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। एग्जांपल के रूप में याद कर लेना कि ये टिन स्टोन के लिए किया जाता है या तो क्रोमाइट ओर के लिए किया जाता है। और ध्यान रखना कि दोनों में से किसी के पास भी मैग्नेटिक नेचर हो सकता है। डायग्राम मैंने बता दिया, मैकेनिज्म मैंने बता दिया। इससे ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग थर्ड मेथड देखने जा रहे हैं ओर्स और गैंग पार्टिकल दोनों को सेपरेट करने का, और उसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन, इसमें ये तीनों मेथड में से ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ये बोर्ड एग्जाम में चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे जैक बोर्ड हो उसमें कई बार पूछा गया है, पूरा स्टेप पूछा गया है इसका। और साथ ही साथ इसमें यूज करने वाले जो सब्सटेंस मैंने इधर लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल भी पूछता है। तो थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि है लेंदी और है थोड़ा कंफ्यूजिंग, वरना कंफ्यूज होकर रह जाओगे। देखो यार, फ्रोथ का मतलब होता है झाग। झाग को बनाओ और उस झाग को बना के फ्लोट करवा के, बहा के ओर और गैंग पार्टिकल को सेपरेट कर दो, तो उसको कहना फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसके लिए किया जाता है? ये सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ZnS जिंक ब्लेंड, HgS सिनाबार, PbS गैलेना। तो इस तरह के सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। सल्फाइड ओर का दूसरा नाम पायराइड ओर भी है। तो ये प्रोसेस सल्फाइड ओर या पायराइड ओर में से गैंग पार्टिकल को किया जाता है। और कैसे किया जाता है? फ्रोथ बना के, झाग बना के, और उस झाग को बनाकर ओर पार्टिकल को गैंग पार्टिकल से सेपरेट कर दिया जाता है। एक बात यहां ध्यान में रखना है कि यहां पर गैंग पार्टिकल हेवियर होते हैं, लेकिन जो ओर पार्टिकल है वो लाइटर होते हैं। अगर हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में अभी पढ़ रहे थे, वहां पर गैंग पार्टिकल हल्के थे, लेकिन यहां पर गैंग पार्टिकल हेवियर हैं। वहां के ओर जो थे वो हेवियर हैं, लेकिन यहाँ के ओर जो है वो लाइटर हैं। वो कार्बोनेटेड और ऑक्साइड ओर के लिए किया जा रहा था,
ये सल्फाइड ओर के लिए किया जा रहा है। इसमें कौन कौन सा एजेंट यूज करते हैं? इसमें फ्रोथर यूज करते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं, कलेक्टर यूज करते हैं, एक्टिवेटर यूज करते हैं और जरूरत पड़ने पर डिप्रेसेंट यूज करते हैं। एग्जाम्पल पूछता है कि फ्रोथर के रूप में क्या यूज करते हैं? पाइन ऑयल। एग्जाम्पल याद रखना। फ्रोथ स्टेबलाइजर के रूप में क्या यूज करते हैं? फिनॉल और क्रिसॉल। कलेक्टर के रूप में क्या यूज करते हैं? सोडियम इथाइल ज़ैंथेट। एक्टिवेटर के रूप में क्या यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट। और डिप्रेसेंट के रूप में क्या यूज करते हैं? सोडियम साइनाइड। अब ये क्या है पहले मैं उसको समझा देता हूं। जो झाग को बनाएगा उसे फ्रोथर कहते हैं। झाग बनाने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा ऑयल लिया है? पाइन ऑयल लिया है या यूकलिप्टस ऑयल लेंगे। क्यों यही पाइन ऑयल या यूकलिप्टस ऑयल भी क्यों लेंगे? क्योंकि इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है, इसका झाग बनाने का, फ्रोथ बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। अब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं पहले फ्रोथ स्टेबलाइजर को। हम लोग बैचलर हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं? सारा काम अपना खुद से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कपड़े धोते समय कई बार हम लोग को मस्ती के मूड में रहते हैं, तो जो फ्रोथ, जो झाग हमारे हाथ में लगा हुआ रहता है, उससे मिलके हम लोग बबल्स बनाना शुरू कर देते हैं। बबल्स बनते रहता है। या फिर नहाते समय हमें थोड़ा मस्ती करने का मन करता है, तो जो झाग हमारे बॉडी में लगा हुआ रहता है उससे लेके बबल बनाने लगते हैं। या मेले वगैरह जब हम लोग घूमने जाते हैं तो आप देखे होंगे कई बार छोटे बच्चे को खेलते हुए एक कंटेनर में सोप सॉल्यूशन होता है, उसको पाइप से खींचते हैं और एयर ब्लो करवाते हैं, उस पाइप में एयर ब्लो करवाते हैं तो सोप का बबल बनना शुरू हो जाता है। लेकिन वो कुछ देर में सोप का बबल फूट जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर मेरा फ्रोथ फूटे नहीं, वो स्टेबल बना हुआ रहे। तो उसके स्टेबिलिटी को बनाने के लिए, फ्रोथ का स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिनॉल या फिर क्रिसॉल। फिनॉल तो आप जानते होंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप को लगा दो और उसी फिनॉल का डेरिवेटिव है क्रिसॉल। जब फिनॉल में ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दोगे तो वही क्रिसॉल कहलाता है। खैर मैं उधर अभी ऑर्गेनिक में नहीं जाऊंगा, मैं आपको दोनों चीज समझा दिया, स्ट्रक्चर पूछेगा ही नहीं। अब आया स्टूडेंट कलेक्टर। तो ओर और गैंग पार्टिकल दोनों को अलग करने वाला को हम लोग कलेक्टर कहते हैं। और कलेक्टर के रूप में सोडियम इथाइल ज़ैंथेट का एग्जाम्पल रहता है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे बना दिया है। स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है। देखिए यहाँ पर CH3CH2 C2H5 लिखा हुआ है ना, ये तो C2H5 को हम लोग नाम देंगे यहाँ पर इथाइल। देखिए इसमें सोडियम लगा हुआ है, Na लगा हुआ है तो नाम आ गया सोडियम। रेस्ट आपका जो ईथर ग्रुप है जो आपका यहाँ पर लगा हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ईथर ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है सल्फर के साथ, तो इसे हम लोग ज़ैंथेट कहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है सोडियम, यहाँ दिख रहा है इथाइल। ये जो तुम्हारा सोडियम इथाइल ज़ैंथेट है, इसमें देखो, इसमें एक इंड में पोलर ग्रुप है और दूसरे इंड में आपका नॉन पोलर ग्रुप है। हेड में पोलर ग्रुप है और टेल में इसका नॉन पोलर ग्रुप है। तो ये अपने पोलर और नॉन पोलर ग्रुप के मदद से ये ओर और गैंग पार्टिकल दोनों को सेपरेट करता है और हमें ओर पार्टिकल को कलेक्ट करने में मदद करता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है कलेक्टर। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि जो झाग बनता है वो फ्लोट होके ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है, वो फ्लोट होके ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। तो झाग के, फ्रोथ के फ्लोटिंग टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए हम बाहर से एक सब्सटेंस डालते हैं ताकि झाग फ्लोट करने लगे और फ्लोट करते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। तो जो फ्रोथ के फ्लोटिंग टेंडेंसी को बढ़ाएगा उसे हम एक्टिवेटर कहते हैं और एक्टिवेटर के रूप में हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट यूज करेंगे। तो ये मैंने 4 स्टेप आपको बता दिया, 4 कंपोनेंट आपको बता दिया। डिप्रेशन को मैं अभी थोड़ा देर में समझाऊंगा, एक ही बात में नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूज कर जाओगे। अब मैं इस डायग्राम को समझाने जा रहा हूं। देखो इस apparatus का नाम है फ्लोटेशन सेल, जहां से फ्रोथ फ्लोट करके बाहर आएगा, इसीलिए नाम दे दिया गया फ्लोटेशन सेल। ये आयरन का पाइप लगा हुआ है और ये आयरन के पाइप में ये आयरन का प्लेट लगा हुआ है और इस आयरन के प्लेट में छोटे छोटे होल्स हैं और इस छोटे छोटे होल्स को हम लोग टायर्स कहते हैं। छोटे छोटे होल्स को हम लोग टायर कहते हैं। आयरन का प्लेट है, 2s मत पढ़ देना यार, टायर्स कहते हैं। अब इस कंटेनर में देखो और मैंने क्या डाला है, मैंने पाउडर सल्फाइड ओर डाला है गैंग पार्टिकल के साथ। पाउडर सल्फाइड ओर मैंने इस बर्तन में पहले डाल दिया, आपका गैंग पार्टिकल मिला हुआ है उसके साथ, ताकि गैंग पार्टिकल को हम लोग अलग करें। इधर से हम वाटर डाल रहे हैं और इधर से हम फ्रोथर पाइन ऑयल डाल रहे हैं। तो अब देखो होता क्या है, जब आपने पाइन ऑयल डाला, जब आपने वाटर डाला, तो सुनो बात को, जो सल्फाइड ओर है वो सल्फाइड का ये प्रॉपर्टी है, ये नेचर है कि ऑयल पार्टिकल से वो जाके चिपक जाता है। तो अब यहां पर डिफरेंस हो गया,
ओर के ऊपर सल्फाइड ओर के ऊपर ऑयल पार्टिकल चिपक गया है और गैंग पार्टिकल से ऑयल नहीं चिपका है, तो गैंग पार्टिकल के ऊपर वाटर चिपक गया है। तो दोनों यही अंतर हो गया है। और जहां हाइड्रोफोबिक हो गया है वहीं गैंग हाइड्रोफिलिक हो गया है, और जहां वाटर रिपेलिंग हो गया है गैंग वहीं आपका वाटर लविंग हो गया है। गैंग वाटर के साथ जुड़ के रहेगा और सल्फाइड ओर जो है वो वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां से तेज हवा ब्लो करवा रहा हूं, है ना, कंप्रेस एयर, मैंने हाई स्पीड एयर में ब्लो करवा रहा हूं। तो जैसे ही इस पाइप से एयर ब्लो किया ये प्लेट मूव करना शुरू हो गया, और जब ये प्लेट मूव करना शुरू हो गया तो ऑयल के कारण से झाग बनने लगा। वो झाग जो है वो ऑयल के कारण से बना है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि झाग जो है, फ्रूट जो है वो हल्का होता है, नेचर वाइज अपोजिट है। तो पानी से दूर भागते हुए हल्का होने के कारण से वो ऊपर होते हुए वो आपका ऊपर सरफेस में चला आता है। सारा का सारा फ्रूट जो है वो अपर सरफेस पर आ गया। गैंग पार्टिकल वाटर से चिपकने के कारण से भारी हैं, वो आपका अलग होके नीचे बैठे हुए हैं। अब इस झाग में आपका ओर पार्टिकल फंसे हुए हैं, क्योंकि ऑयल जो है वो ओर के ऊपर ही जाके चिपका था। जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट कि बड़े बलून के अंदर में छोटे बलून कभी कभी डाल के बच्चों को अट्रैक्ट करवाया जाता है। मेले वगैरह घूमने के लिए गए होंगे तो देखा होगा कि एक बड़ा बलून के अंदर में छोटा बलून भी रखता है अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो यही यहाँ भी वही बात है कि झाग के अंदर में ओर फंसे हुए हैं। झाग ऑयल से बने हैं, ऑयल वाटर के अपोजिट नेचर का होता है, इसीलिए वाटर से दूर भागते हुए और हल्का होने के कारण से ये ऊपर आ गया जहां पर मेरे ओर फंसे हुए हैं। तो ये मैं झाग बनाते जाऊंगा, एक समय आएगा कि जब झाग ज्यादा बनने लगेगा तो कंटेनर से बाहर आने लगेगा। फिर मैं सारे फ्रूट को इकट्ठा कर लूंगा और मेरे सारे उस फ्रूट में ओर फंसे हुए हैं तो मैं ओर को अलग कर लिया, और जो नीचे बैठे हुए हैं वो गैंग पार्टिकल है। तो इस तरीके से फ्रूट को मैंने बनाया, उस फ्रूट को मैंने फ्लोट करवाया और मैंने ओर और गैंग पार्टिकल को अलग कर दिया। इज नोन एज द फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस, और ये सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। इन केस, मेरी बात को समझना अभी। अच्छा, कलेक्टर का मैंने आपको एक चीज यहां पर यूज नहीं बताया। फ्रूट बता दिया, फ्रूट स्प्लेजर बता दिया, उतना बता दिया। अब फिर ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है कि जो पोलर नेचर का होगा वो पोलर एंड में जाके जुड़ जाएगा, और जो नॉन पोलर नेचर का होगा वो नॉन पोलर एंड में जाके जुड़ जाएगा। जैसे बॉक्सिंग रिंग में जो रेफरी होता है वो दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो दोनों बॉक्सर को कैसे धक्का देके अलग करते रहता है, वही काम यहां पर कलेक्टर करेगा। वो जो गैंग पार्टिकल है, जो ऑयल, जो आपका गैंग पार्टिकल जो वाटर से चिपके हुए हैं, वाटर पोलर होता है, आपको पता होगा H+OH- पोलर है। तो पोलर वाले गैंग पार्टिकल पोलर एंड से चिपक जाएंगे, नॉन पोलर वाले ओर पार्टिकल इसके नॉन पोलर एंड से चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से ये ओर और गैंग पार्टिकल को अलग कर दिया और हमें ओर्स को कलेक्ट करने में मदद कर रहा है, तो इसे हम कलेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, अब आता है एक्टिवेटर। इन केस मान लो कि झाग बन तो रहा है लेकिन वो बीच कंटेनर में ही कहीं फंसा हुआ है, झाग ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, मेरे ओर्स फंसे हुए हैं उस झाग में, मुझे वो झाग चाहिए, मुझे वो फ्रूट चाहिए, लेकिन फ्रूट ऊपर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस केस में बाहर से एक्टिवेटर डालूंगा। तो वो एक्टिवेटर क्या करेगा, वो उस झाग के फ्लोट करने के टेंडेंसी को बढ़ा देता है। कैसे, थोड़ा सा इस बात को समझो। जैसे इनकेस मान लो स्टूडेंट कि मेरे पास जिंक ब्लेंड नाम का सल्फाइड ओर है, इसका फ्लोट करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, तो मैंने बाहर से एक एक्टिवेटर के रूप में CuSO4 डाल दिया। तो ये कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है इस सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, इस सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मान लो कि ये जिंक सल्फाइड था तो ये कॉपर जाएगा और इस कॉपर जाके इस जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड के ऊपर जाके एक कवर टाइप से बना लेगा। और अब ये जो कॉपर सल्फाइड यहां से बन गया है, CuS जो यहां से बन गया, स्पेस थोड़ा कम इसलिए बात को समझने की कोशिश करना। ये CuS जो है कॉपर सल्फाइड जो यहां पर बन गया है, एक्टिवेटर डालने के बाद इसका फ्लोट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो ये कॉपर सल्फाइड जो बाहर में है, अंदर में तो जिंक सल्फाइड है, बाहर में कॉपर सल्फाइड है, तो ये कॉपर सल्फाइड का फ्लोट होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो कॉपर सल्फाइड अपने साथ साथ जिंक सल्फाइड को ऊपर की तरफ ले आएगा और हम फ्रूट बनाते जाएंगे। जब वो बाहर की तरफ
फ्लोट होना शुरू हो जाएगा, तो हम सारे अपने सारे के सारे ओर्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके हम गैंग पार्टिकल से सेपरेट कर देंगे। नाउ दिस इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द एजेंट लाइक फ्रोथर, फ्रोथ स्टेबलाइजर, कलेक्टर, एक्टिवेटर एंड डिप्रेसेंट। एग्जाम्पल याद रखना और किसके लिए यूज करते हैं ये याद रखना, और मैकेनिज्म मैंने बता दिया, नोट्स मैंने आपको लिख। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको एक और लास्ट में समझा देता हूं डिप्रेसेंट क्या होता है, वो समझ लीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्रेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं चैप्टर के एंड में आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। अभी तो आप मतलब को समझो, चैप्टर को समझ लो, यही आपके लिए बहुत है अभी तो। अच्छा, डिप्रेसेंट का क्या यूज होता है वो मैं बात कर रहा हूं। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्लोटेशन सेल में 2 सल्फाइड ओर या 2 पायराइड ओर मौजूद होते हैं और हमें कोई एक ही ओर चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास यहाँ पर जिंक ब्लेंड भी मौजूद है और मेरे पास गैलेना भी मौजूद है। लेड सल्फाइड को हम लोग गैलेना कहते हैं और जिंक सल्फाइड को हम लोग जिंक ब्लेंड कहते हैं। हमें दोनों, हमारे पास दोनों तरह का सल्फाइड ओर मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ गैलेना चाहिए, हमें जिंक ब्लेंड नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एक डिप्रेसेंट यूज करेंगे। डिप्रेसेंट क्या करेगा स्टूडेंट, डिप्रेसेंट के रूप में हम लोग यहां पर सोडियम साइनाइड यूज करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हर बार डिप्रेसेंट सोडियम साइनाइड ही यूज होता है, ये पॉइजन का काम करता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। डिप्रेसेंट हर बार सोडियम साइनाइड नहीं होता है। अगर जिंक सल्फाइड मतलब जिंक ब्लेंड और गैलेना है तब डिप्रेसेंट के रूप में सोडियम साइनाइड को यूज करेंगे, वरना अलग अलग सल्फाइड ओर के लिए अलग अलग टाइप का डिप्रेसेंट यूज करेंगे। आपके लिए इतना ही काफी है, आप डिप्रेसेंट जान जाओ, एग्जांपल जान जाओ, यही बहुत है यार, वरना आपसे जैक बोर्ड में और क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, इतना ही आपके लिए बहुत है। हाँ जी, डिप्रेसेंट के रूप में तो एक सल्फाइड ओर को दूसरे सल्फाइड ओर से अलग करने के लिए जो सब्सटेंस हम लोग बाहर में डालेंगे उसको हम लोग कहते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या करेगा, उन दोनों सल्फाइड ओर में से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जो वो प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रोडक्ट वाटर सॉल्युबल होगा और किसी दूसरे के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो सुन लेना बात को। देखो क्या हुआ, जब मैंने सोडियम साइनाइड इसमें बाहर से डाला, जब मैंने सोडियम साइनाइड स्टूडेंट बाहर से डाला तो ये सोडियम साइनाइड जो है वो जिंक ब्लेंड के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया और ये कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल हो गया और वाटर सॉल्युबल होने के कारण से वो सीधे नीचे वाले सरफेस की तरफ चला गया। लेकिन जब वही आपका सोडियम साइनाइड जब आपका गैलेना के पास गया तो वो गैलेना से रिएक्ट नहीं किया, तो जो गैलेना था वो अभी भी हाइड्रोफोबिक नेचर का ही रह गया और हाइड्रोफोबिक नेचर के होने के कारण से, वाटर रिपेलिंग नेचर होने के कारण से वाटर से दूर भागकर ये ऊपर चला आया। तो डिप्रेसेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी एक ओर के साथ रिएक्ट करके उसे वाटर सॉल्युबल बना देता है और फ्लोट फ्लोटिंग टेंडेंसी को घटा देता है और किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है और उसका फ्रोथ के साथ जुड़ने के टेंडेंसी को बढ़ाता है। मैं फिर से बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। डिप्रेसेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो ओर्स में से किसी एक ओर्स के साथ जुड़कर वाटर सॉल्युबल बना देता है और फ्लोट के वाटर सॉल्युबल बना देता है और फ्लोट के साथ जुड़ने के टेंडेंसी को डिक्रीज करवा देता है, इसीलिए डिप्रेसेंट कहते हैं। और किसी दूसरे के साथ, बचे हुए दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो उसके फ्लोटिंग टेंडेंसी को, फ्लोट के साथ जुड़ने के टेंडेंसी को बढ़ा देता है। तो जो सब्सटेंस जो किसी एक ओर के साथ जुड़ के उसके फ्रोथ के जुड़ने, उसका फ्रोथ के साथ जुड़ने के टेंडेंसी को घटा दे, लेकिन दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करके फ्रोथ के साथ जुड़ने के टेंडेंसी को बढ़ा दे, उसे डिप्रेसेंट कहते हैं। जिंक ब्लेंड और गैलेना के लिए जो डिप्रेसेंट यूज होता है वो होता है सोडियम साइनाइड। तो मैंने आपको ग्रेविटी सेपरेशन, मैंने आपको मैग्नेटिक सेपरेशन और मैंने आपको फ्रोथ फ्लोटेशन बता दिया। पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, ग्रेविटी सेपरेशन कार्बोनेट ऑक्साइड ओर के लिए, मैग्नेटिक सेपरेशन कैसीटेराइट SnO2 कैसीटेराइट और क्रोमियम ओर के लिए होता है। और पॉइंट नंबर थर्ड क्रोमाइट ओर के लिए होता है। पॉइंट नंबर थर्ड फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर के लिए होता है। और फ्रोथ फ्लोटेशन में फ्रोथर, फ्रोथ स्टेबलाइजर, कलेक्टर, एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट का मीनिंग और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। दैट्स ऑल। इतना से ज्यादा आपको फिजिकल सेपरेशन में ओके स्टूडेंट्स,
तो फिजिकल सेपरेशन समझने के बाद अब हम आ रहे हैं केमिकल सेपरेशन, या इसी का दूसरा नाम होता है लीचिंग। और पहले इसका मतलब समझ लो, मैं एग्जांपल के साथ, रिएक्शन के साथ आपको बताऊंगा। मशीन से नहीं, हाथ पैर यूज करके नहीं, बाहर से कोई रिएजेंट डाल के तब गैंग पार्टिकल को अलग कर देना, ये प्रोसेस कहलाता है लीचिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल सेपरेशन। क्यों कहा गया केमिकल सेपरेशन? बिकॉज वी आर यूजिंग अ केमिकल रिएजेंट टू सेपरेट द गैंग पार्टिकल फ्रॉम देयर पाउडर्ड ओर। ये सिर्फ 3 मेटल के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। और ये तरीका तब किया जाता है जब पाउडर्ड ओर बहुत प्योर फॉर्म में चाहिए। और यही वजह है कि मार्केट में सिल्वर और गोल्ड का कॉस्ट, दाम, प्राइस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए हमें लेबर ज्यादा करना पड़ता है, एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, खर्च ज्यादा करना पड़ जाता है। इसीलिए जब मार्केट में वो प्यूरिफाई होके आता है तो उसे परचेस करने में भी हमें ज्यादा पैसा लग जाता है। तो बाहर से कोई एजेंट डालकर, बाहर से कोई रिएजेंट डालकर जब आप गैंग और ओर को अलग करेंगे तब ये कहलाएगा आपका केमिकल सेपरेशन या लीचिंग। तो मैं एल्यूमिनियम का एग्जांपल आपको समझा देता हूं। देखिए, एल्यूमिनियम का एक ओर है जिसका नाम है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। 2 के लिए मैंने पढ़ा डाई, वाटर के लिए मैंने पढ़ा हाइड्रेट, और एडेड है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा एटेड। तो इतना वर्ड के लिए हो गया डाई हाइड्रेटेड। और ये रहा आपका एल्यूमिना, तो डाई हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड या डाई हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज नोन एज द बॉक्साइट। अब समझना स्टूडेंट, बॉक्साइट को क्लासिफाई किया गया है। अगर बॉक्साइट में गैंग पार्टिकल इम्प्योरिटी फेरस ऑक्साइड होंगे तो ऐसे बॉक्साइट को कहा गया है रेड बॉक्साइट। देखो, यहां से यहां तक तो बॉक्साइट है, लेकिन यहां पर गैंग पार्टिकल क्या है? फेरस ऑक्साइड है। तो बॉक्साइट का नाम क्या हो गया? रेड बॉक्साइट। अब अगर बॉक्साइट में अगर इम्प्योरिटी SiO2 रहे, सिलिका रहे, बालू रहे, तो ऐसे बॉक्साइट को हम लोग कहते हैं व्हाइट बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का मैंने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर गैंग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्प्योरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अनडिजायरेबल सब्सटेंस। इफ ferrous oxide is present as the impurity, then the bauxite is red bauxite, and if silica is present as the impurity, then the bauxite is known as the white bauxite. अब इस इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए, मतलब कंसंट्रेशन के लिए, आप अलग अलग प्रोसेस यूज करेंगे। तो रेड बॉक्साइट में से इम्प्यूरिटीज को हटाने का 2 तरीका है, बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस। ये साइंटिस्ट के नाम को बता रहा है। बेयर्स और हॉल ने बताया था कि कैसे इस फेरस ऑक्साइड को, मतलब गैंग पार्टिकल को, हम बॉक्साइट में से रिमूव करेंगे। उसी तरीके से व्हाइट बॉक्साइट में से गैंग पार्टिकल को रिमूव करवाना का प्रोसेस जिसने बताया था उसका नाम है सरपेक्स प्रोसेस। तो बेयर्स ने बताया कि अगर आप रिएजेंट MaOH यूज करोगे, कॉस्टिक सोडा यूज करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे, तो फेरस ऑक्साइड को हटाया जा सकता है और पाउडर और को प्योर फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है। तो बेयर्स प्रोसेस क्या है? बेयर्स प्रोसेस is the process of chemical separation or the process of leaching or the process of concentration of ore by the help of reagent sodium hydroxide. Hall's process क्या है? Hall's process है, it is the process of concentration of red bauxite by the use of reagent sodium carbonate. Surface process क्या है? It is the process of concentration of ore, not the red bauxite but the white bauxite by the help of reagent carbon plus nitrogen in the presence of 1800 डिग्री सेल्सियस। एग्जामिनेशन में क्या पूछता है? रिएजेंट बेयर्स प्रोसेस में क्या यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हॉल्स प्रोसेस में क्या यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सरफेक्स प्रोसेस में क्या यूज करते हैं? कार्बन प्लस नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ 1800 डिग्री सेल्सियस। रेड बॉक्स को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है वो सुन लो। केमिकल सेपरेशन और लीचिंग किस किस मेटल के लिए करते हैं? सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम। उसमें एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के जो बॉक्साइड हो रहे हैं वो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप का, रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड में इम्प्यूरिटीज, थर्ड क्वेश्चन, रेड बॉक्साइड में इम्प्यूरिटीज क्या होता है? फेरस ऑक्साइड। व्हाइट बॉक्साइड में इम्प्यूरिटीज क्या होता है? सिलिका। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, रेड बॉक्साइड को प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस है? बेयर्स और हॉल। सरफेस प्रोसेस को प्यूरिफाई कर, व्हाइट बॉक्साइड को प्यूरिफाई करने का कौन सा प्रोसेस है? सरफेस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5, बेयर्स प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
हॉल्स प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? सोडियम कार्बोनेट। और सरफेक्स प्रोसेस में कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? कार्बन प्लस नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको इन तीनों में से एक प्रोसेस बता देता हूं, बेयर प्रोसेस दैट इज सफिशिएंट। उससे ज्यादा हॉल्स प्रोसेस और सरफेस प्रोसेस का रिएक्शन याद करने का जरूरत नहीं है, बस आप रिएजेंट याद कर लो, दैट इज ओके स्टूडेंट्स। तो अब मैं बेयर्स प्रोसेस से आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे गैंग पार्टिकल को हटाया जाएगा। लीचिंग का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, केमिकल एजेंट की मदद से गैंग पार्टिकल और ओर्स को अलग करना इज नोन एज द केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। अच्छा, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है? डाईहाइड्रेटेड एल्यूमिना। डाई के लिए मैंने क्या लिखा? 2। हाइड्रेटेड के लिए मैंने क्या लिखा? वाटर। एल्यूमिना के लिए मैंने क्या लिखा? Al2O3। तो ये हो गया डाईहाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो ये बॉक्साइट। बॉक्साइट में मैंने रेड क्यों लगाया? इम्प्यूरिटी की वजह से, गैंग की वजह से। कौन सा जो इसको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है उसका गैंग का क्या नाम है? फेरस ऑक्साइड, मतलब FeO। तो ये मेरा जो फॉर्मूला बना स्टूडेंट, ये बना मेरा रेड बॉक्साइट का। रेड इस इम्प्यूरिटी की वजह से, बाकी तो आपका डाईहाइड्रेटेड एल्यूमिना है, बाकी आपका बॉक्साइट है। रेड इस गैंग की वजह से। बेयर्स ने बताया कि कैसे इस इम्प्यूरिटीज को हटाया जाए, बाय द हेल्प ऑफ ए रिएजेंट दैट इज NaOH। तो डाला गया रिएजेंट या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। तो जब कोई बाहर से रिएजेंट डालकर जो नेचर वाइज एसिडिक या बेसिक होगा, तब हम लोग गैंग पार्टिकल और पाउडर और दोनों को अलग करेंगे, इज नोन एज द लीचिंग। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि लीचिंग भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आगे डिप्रेसेंट इंपॉर्टेंट था। खैर, अब आ जाइए, तो मैं यहां पर चेक करने जा रहा हूं स्टूडेंट। एक बात यहां पर आप याद रखना, जो मैंने कल भी बोला था कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। मैं शॉर्ट में यहां कहीं लिख देता हूं, देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं MO, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। चलो, तुमने बाहर से एक एजेंट डाला, क्या डाला? NaOH। नेचर वाइज क्या है? बेस। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। तो क्या कभी बेस और बेस कभी आपस में रिएक्ट करेगा? नहीं रिएक्ट करेगा। तो फिर रिएक्शन कैसे होगा? नहीं होगा। गलत जवाब। अब सुनो मेरी बात को, मैं मानता हूं स्टूडेंट कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेचर वाइज एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसके सामने से रिएक्ट करने के लिए कौन आ रहा है। तो एम्फोटेरिक नेचर का ये मेटल ऑक्साइड है। सिंस इसके पास बेयर्स ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाला है, तो उस कंडीशन में जो ये आपका एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये यहां पर इसके कारण से ये यहां पर एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। और आपको तो पता ही है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। मेरे बताए गए रिएक्शन को समझना, बहुत आसान तरीका से मैं आपको रिएक्शन पूरा करना बता दूंगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बाबू। चलो, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो वाटर के लिए स्टूडेंट मैंने यहां पर H2O लिख दिया। अब मुझे बनाना है सॉल्ट। तो थोड़ा सा मैं तुमको एक रफ में एक बात बताता हूं। मान लो कि एक सॉल्ट का एग्जांपल मैं ले रहा हूं NaCl। तो जब मैंने ये सॉल्ट लिखा, तो इस सॉल्ट में पहले किसको लिखा? पहले मेटल को लिखा, उसके बाद नॉन मेटल को लिखा। तो यहां भी मैं वही करूंगा। यहां से जो भी सॉल्ट बनने वाला है, उस सॉल्ट में पहले मैं मेटल को लिखूंगा और तब जाके मैं नॉन मेटल को लिखूंगा। तो ढूंढो इसमें से मेटल कौन है? एक है एल्यूमिनियम, एक है सोडियम। यही दो मेटल यहां पर है ना। अब यहां प्रॉब्लम आ गया, एक मेटल होता तो उसको पहले लिख देते, लेकिन यहां तो दो मेटल है, पहले किसको लिखें? तो स्टूडेंट पहले उस मेटल को लिखा जाता है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसका साइज बड़ा होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो मेटल जितना लेफ्ट में होगा, अरे फर्स्ट ग्रुप में है सोडियम, सबसे लेफ्ट में वही है पीरियोडिक टेबल में, निकाल के देखो घर में। तो सोडियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, तो सबसे पहले उस मेटल को लिखना जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। तो पहले मैंने यहां पर सोडियम लिख दिया, फिर मैं दूसरा मेटल को लिखूंगा, उससे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले को लिखूंगा, और ये मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम। तो मेटल के बाद अब किसका नंबर आएगा? नॉन मेटल का। लेकिन रुक जाओ, सोडियम कितना है? 2। एल्यूमिनियम का मेटल कितना है? 2। तो यहां मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो, अब हमको लिखना है नॉन मेटल। मेटल के बाद तो नॉन मेटल आएगा। तो नॉन मेटल क्या है? यहां पर ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन को तो आपने हटा दिया, तो यहां पर आपका ऑक्सीजन, अब मैंने यहां पर ऑक्सीजन लिख दिया। अब देखना ऑक्सीजन भी बैलेंस होना चाहिए। देखो यहां पर ऑक्सीजन कितना है, इस वाले में एल्यूमिना में 3 ऑक्सीजन का एटम और इस वाले में 2 दैट इज 5 ऑक्सीजन का एटम है। अब यहां पर आ जाओ स्टूडेंट, यहां पर आ जाओ, यहां पर आपने 1 ऑक्सीजन का एटम यूज कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 4। अब बताओ मैं यहां पर कितना से मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन यहां और 1 ऑक्सीजन यहां। ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सोडियम एल्यूमिनियम बैलेंस, और ये मेरा बन गया सॉल्ट और ये मेरा बन गया वाटर। तो अब क्या होता है स्टूडेंट कि बाहर से जो सब्सटेंस आप डालते हैं गैंग पार्टिकल को अलग करने के लिए, वो ओर के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है जो वाटर सॉल्यूबल होता है। और देखिए ये जो सॉल्ट है इस वाटर में सॉल्यूबल होने के कारण से फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां से इसका अगर नाम जानना चाहते हो तो Na के लिए सोडियम, Al के लिए एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको कहते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम है। वाटर सॉल्युबल होने के कारण से ये फिर यहीं पर रिएक्शन नहीं रुकेगा, ये फिर आपस में रिएक्ट कर जाएगा। तो रिएक्शन कैसे पूरा करें, या तो रिएक्शन को रटो या तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को पकड़ लो, रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैं फिर कल भी बोला था ये बात और आज भी मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं। अगर सही तरीके से पढ़ते हो और सही तरीके से पढ़ाया जाता है तो टॉपिक्स चैप्टर केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ तो स्टूडेंट, तो छोटे से क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मेटल चला वाटर के साथ रिएक्ट करने, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैं यहां लिख दिया एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला AlOH का होल 3। अब ये बन गया स्टूडेंट। अब तुमको इसमें से क्या चाहिए, तुमको तो बॉक्साइड चाहिए, और बॉक्साइड किस मेटल का है, एल्यूमिनियम मेटल का है। तो ये तुमको चाहिए नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ दो। ये तुमको चाहिए, तुमको तो बॉक्साइड चाहिए ना भाई, इस रेड बॉक्साइड में से तुमको सिर्फ बॉक्साइड चाहिए, इम्प्यूरिटीज को तो हटाना है। तो इसीलिए मैं इस कंपोनेंट को छोड़ दे रहा हूं और इस कंपोनेंट को मैं ले रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इस हाइड्रोक्साइड में से जो भी वाटर का कंपोनेंट प्रेजेंट है उस वाटर के कंपोनेंट को मैं हटाऊंगा। तो वाटर को कैसे हटाया जाता है, हीट करना शुरू कर दो तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो सिंस मुझे बॉक्साइड चाहिए इसीलिए मैंने यहां से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसको हाई टेम्परेचर पर मैं हीट करना शुरू कर दिया ताकि उसके सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाए। और ये भी तुम जानते होगे कि जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। और मेटल ऑक्साइड, कॉपी में लिख लेना मैं क्या बोल रहा हूं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। उल्टा आ जाओ, अरे मैं क्या बोल रहा हूं समझो यार। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये बात तो आप जानते होंगे। अच्छा, उल्टा भी तो हो सकता है यार कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे या मेटल हाइड्रोक्साइड में से जब हम वाटर को हटा देंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो यही चीज मैं यहां पर करने जा रहा हूं कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड को मैं हीट करूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल इसका निकल जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो H2O को निकाल के बाहर कर दो। अब क्या बचा, एल्यूमिनियम बचा। कितना एटम बचा इसका, 2 बचा, तो Al2 लिख दिए। अब ध्यान से देखते चलो। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन को देखिएगा 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन है। अब आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे वाटर निकाले हो। समझना बात को, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रो ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे तो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बना दो तो ये बनेगा आपका Al2O3 और रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। देख लो, चेक कर लो यहाँ पर बैलेंस है कि नहीं है। एल्यूमिनियम का कितना एटम है, 2 एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है, 3 इंटू 2 6 है। यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर कितना रिमेनिंग हो जाएगा, तो यहाँ रिमेनिंग 3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना है, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। मैं फिर से समझा देता हूं, मैं फिर से इसको मिटा के समझा देता हूं। देखो स्टूडेंट, समझो बात को। जब कभी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे मेटल ऑक्साइड बनेगा, और जब मेटल ऑक्साइड को फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर ये बात सही है तो उल्टा भी सही होगा कि जब मेटल हाइड्रोक्साइड में से वाटर को हटा दिया जाए तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। वाटर को हटाने के लिए मैंने हीट किया, और मेटल हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल कौन है, एल्यूमिनियम, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो आइए, हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, H2O को मैंने निकाल के बाहर कर दिया।
अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3 इंटू 2 6 और आपका यहाँ पर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि 6 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। अब क्या बचेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो एल्यूमिनियम के लिए मैंने ए लिख दिया। कितना एटम है 2, तो यहाँ पर कर दिया Al2। ऑक्साइड के लिए क्या लिखा, मैंने O लिखा। अब ऑक्सीजन का कितना एटम होना चाहिए यहाँ पर, तो देखो 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन एटम था, यहां पर मैंने 3 यूज कर लिया, 3 ऑक्सीजन एटम बचा, तो ये मेरा बन गया Al2O3। दैट इज ये मेरा जो बचा ये मेरा बना प्योर ओर, प्योर पाउडर ओर। अब आप कहोगे सर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल कहां गया, इवेपोरेट कर दिया। या देख सकते हो स्टूडेंट आप यहाँ पर, यही आपका पाउडर ओर है जिससे आप इसको बॉक्साइड का नाम दे रहे थे। अब गैंग पार्टिकल कहां गया, तो देखो ये रहा गैंग पार्टिकल, मेटल का ऑक्साइड है, ये नेचर वाइज क्या होता है बेसिक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेयर्स ने बाहर से डाला था ये भी क्या होता है बेसिक। तो इसीलिए गैंग पार्टिकल बाहर से डाले गए रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि सेम नेचर का था, लेकिन बाहर से डाले गए रिएजेंट के साथ और रिएक्ट कर जाता है। क्यों, क्योंकि अपोजिट नेचर का था। इसीलिए काम की बात केमिकल सेपरेशन और लीचिंग में मैं क्या बताने जा रहा हूं, जब बाहर से कोई एजेंट डालकर पाउडर ओर को गैंग से अलग किया जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग केमिकल सेपरेशन या लीचिंग कहते हैं। डाला गया सब्सटेंस नेचर वाइज या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, साथ ही साथ वो ओर के साथ रिएक्ट करेगा और उसे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा, लेकिन गैंग के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों ओर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ओर अपोजिट नेचर का होता है। क्यों गैंग के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ओर सेम नेचर का हो सकता है, गैंग जो होता है सेम नेचर का होता है, इसलिए गैंग के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहां भी मेटल ऑक्साइड था, यहां भी मेटल ऑक्साइड था, मतलब और भी मेटल के ऑक्साइड थे और गैंग भी मेटल के ऑक्साइड थे। तो गैंग के साथ क्यों नहीं रिएक्ट किया, क्योंकि मेटल ऑक्साइड नेचर वाइज बेसिक है, इसीलिए डाले गए बाहर से डाले गए पार्टिकल रिएजेंट के साथ वो नहीं रिएक्ट किया। तो फिर ओर के साथ क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड थे वो एम्फोटेरिक नेचर के थे, मतलब वो एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करे। तो सिंस बेस रिएक्ट करने आ रहा था इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिड नेचर का बन गया, रिएक्ट किया, रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाया, फिर वाटर से रिएक्ट किया और वाटर से रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका मुझे जरूरत ही नहीं था, मुझे बॉक्साइड का जरूरत था और बॉक्साइड के लिए एल्यूमिनियम मेटल होना चाहिए, इसको छोड़कर मैंने ये लिया। फिर मैंने इसे हीट कर दिया, वाटर इवेपोरेट हो गया और मेरे पास प्योर बॉक्साइड मेरे पास आ गया और गैंग पार्टिकल यहां से हट गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मेटलर्जी, मिनरल, ओर, गैंग, फ्लक्स, स्लग, फिजिकल सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। उसमें मैंने फिजिकल सेपरेशन में मैंने आपको 3 चीज बताया, ग्रेविटी सेपरेशन, उसके बाद मैंने बताया फोर्स फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। फोर्स फ्लोटेशन में मैंने 5 रीजन बताया, यूज बता दिया, मैकेनिज्म बता दिया, केमिकल सेपरेशन बता दिया, लीचिंग बता दिया, बेयर्स प्रोसेस में रिएजेंट क्या यूज होता है, हॉल्स प्रोसेस में रिएजेंट क्या यूज होता है, सरफेक्स प्रोसेस में रिएजेंट क्या यूज होता है, इसको याद कर लेना। रेड बॉक्साइड क्यों नाम पड़ा, व्हाइट बॉक्साइड क्यों नाम पड़ा, ये सब मैंने बता दिया स्टूडेंट। तो मेरा स्टेप 2 खत्म हो चुका है, कंसंट्रेशन मैंने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। मैंने कल क्या किया था, पाउडर ओर को मैंने क्रश किया था, सॉरी बिग लम्स ऑफ ओर को मैंने क्रश किया था और पाउडर में कल मैंने कन्वर्ट किया था। आज मैं उस पाउडर लेके क्या किया, उसमें से गैंग पार्टिकल को रिमूव कर दिया और आज जो मेरे पास ओर आया है वो सारा का सारा ओर प्योर है, उसमें कोई भी आपका गैंग पार्टिकल मौजूद नहीं है। तो कल मैं इसी प्योर ओर्स में से, प्योर मेटल के ओर्स में से, प्योर मेटल के ओर्स में से अब मैं इसको ऑक्साइड फॉर्म में करूंगा, मतलब थर्ड स्टेप मैं कल बताऊंगा। तो स्टूडेंट बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, रिएक्शन का जो मैंने तरीका यहाँ पर बताया उसको समझना। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, डाउट में हेजिटेशन नहीं, लेकिन मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक डिसिप्लिन वे में आप कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछे भी तो बिल्कुल इस बात का दिमाग में रखें कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे एक बिल्कुल हम्बल वे में, एक डिसिप्लिन वे में पूछेंगे। आज के लिए मैं टॉपिक को यहीं पर रोक रहा हूं, फिर मैं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा। टिल देन गुड बाय।